कहानी है एक गांव की जहां सेठ मजनू अखबार लेकर बैठा हुआ था। तभी वहां सेठ का बेटा आ पहुंचता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आपने अखबार खरीदा है। नहीं बेटा, ये मेरा अखबार नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं फालतू के खर्चे नहीं करता। ये तो मैं बाहर टहल रहा था, तभी बगल वाले के दरवाजे पर पड़ा देखा तो वहीं से उठा लाया। अच्छा, मतलब आपने चोरी की दूसरे के घर से? क्योंकि मम्मी कहती हैं बिना पूछे किसी का सामान लेकर आना चोरी कहलाता है। नहीं बेटा, मैं तो बस इसे पढ़कर वापस रखाऊंगा। तभी वहां मजनू की बीवी आ जाती है और कहती है, हाँ राजू, तुम तो जानते हो तुम्हारे पापा कितने कंजूस हैं। और ये तो कुछ भी नहीं। जरा इसे इसके पैदा होने के समय की कहानी तो बताओ, तब इसे पता चलेगा कि तुम सच में कितने कंजूस थे। मजनू तभी सोच में पड़ जाता है और उस समय की बातें याद करने लगता है। गीता, अरे ओ गीता, सुनती हो? जरा यहाँ तो आओ, तुमसे एक काम है। तभी गीता वहां आती है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बोलो, क्या काम है जो इतनी जोर से आवाज दे रहे हो? जरा सी चाय बना दो, आज चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। घर में दूध नहीं है, जाओ पहले दूध लेकर आओ, तभी चाय बनेगी। दूध पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत, बिना दूध के ही बना लो। पर घर में चीनी भी नहीं है, तुम्हें चीनी तो लेकर ही आना पड़ेगा। अरे भला इस जमाने में चीनी वाली चाय कौन पीता है? तुम्हें तो पता है मीठा सेहत के लिए कितना खराब होता है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। एक काम करो, बिना चीनी और दूध के ही बना लो। भगवान, चीनी नहीं दूध नहीं तो भला चाय मैं किससे बनाऊं? घर में चाय की पत्ती तो होगी ही, उसी से बना लो। तुम लोग ना बस पैसा बर्बाद करना जानते हो। और हाँ, 1 मिनट से ज्यादा चाय को गैस पर मत रखना, वरना गैस भी खराब हो जाएगा। गीता चाय बनाने चली जाती है। अगले दिन सेठ घर के बाहर बैठकर सुबह का आनंद ले रहा था। तभी वह देखता है कि एक गरीब उसके घर की ओर आ रहा है। वह तुरंत अपने घर के बाहर पुराने कपड़े पहनकर बैठ जाता है। घर में कोई है क्या? भगवान के नाम से कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे मैं बहुत देर से इस घर के बाहर भीख मांग रहा हूँ, पर शायद घर में कोई नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन घर से कोई बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? अभी मुझे पिछले घर में 2 रोटियां मिली थी। मैं एक काम करता हूँ, 1 रोटी तुम्हें दे देता हूँ, इससे तुम्हारी भूख दूर हो जाएगी। तभी वह करीब सेठ को अपने हिस्से की रोटी दे देता है। तभी सेठ की पत्नी वहां आ जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? मैंने सब देख लिया। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? किसी गरीब को बेवकूफ बना के उसकी रोटी ले रहे हो। शर्म भला वो क्यों आएगी? उसके पास 2 रोटियां थीं तो उसने मुझे 1 दे दी। भगवान उसका भला करेगा। अब तुम एक काम करो, घर में जाओ और सब्जी लेकर आओ। आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। गीता को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। गीता, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, कोई है क्या? मेरी मदद करो। सेठ की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। सेठ, अब लगता है तुम्हारी पत्नी सीरियस है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर को बुलाकर फालतू के खर्चे की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मुंह पर पानी मारो और उठाने की कोशिश करो। सेठ, हर जगह कंजूसी नहीं चलती। आप रहने दो, आपका बस चले तो अपनी बीवी को दुनिया से भी निकलवा दो। आओ, डॉक्टर बुलाओ, पैसे हम मिलकर दे देंगे। क्या फायदा सेठ होने का जब डॉक्टर तक नहीं बुला सकते? तभी डॉक्टर आता है और कहता है, डरने वाली बात नहीं है। आप पेट से हैं, इसीलिए थोड़े चक्कर और उल्टियां हो सकती हैं कभी कभी। मैंने दवाई लिख कर दी है, बस वही समय से ले लेना। ठीक है डॉक्टर, आप यहीं रुको, मैं अभी आकर पैसे लेकर आती हूँ। तभी गीता डॉक्टर को घर से पैसे लाकर दे देती है और दूसरी तरफ राजू वहीं बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे 100 रुपए का नुकसान हो गया आज तो। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो मेरी वजह से आज तुम्हारा नुकसान हो गया? इससे अच्छा तो खास मैं मर ही जाती। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। बस तुम ध्यान रखना कि तुम्हें लड़का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की हुई तो मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा। लड़कियों के बहुत नाटक होते हैं। ये तो अब समय ही बताएगा कि लड़का होगा या लड़की। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, सब भगवान के ऊपर है। कुछ महीने बाद सेठ की पत्नी एक मंदिर के बाहर एक पंडित से मिलती है और कहती है, पंडित जी, मुझे ये बताइए कि मुझे लड़का होगा या लड़की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे लड़की हो, वरना मेरे पति तो मुझे और मेरे बच्चे को चैन से जीने नहीं देंगे। ये सब तो भगवान के ऊपर है कि वो तुम्हें लड़का देंगे या लड़की। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। हाँ पंडित जी, ये बात तो मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताई है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। नहीं रुको, मुझे अभी एहसास हुआ है कि ये समय बहुत बुरा चल रहा है। अगर इस समय तुम्हें लड़का होता है तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। ऐसा मत बोलिए पंडित जी, आप मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं कैसे अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। तुम बस एक काम करना, अगर तुम्हें लड़का होता है तो तुम्हें गांव में सभी को खाना खिलाना होगा, जिससे तुम्हारा बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। पंडित की बात सुनकर सेठ जी की पत्नी वापस घर जाती है और सारी बातें बताने लगती हैं। ये क्या बोल रही हो? मुझे पूरे गांव में खाना खिलाना होगा? नहीं नहीं, मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं करूंगा। तुम्हें भी पता है कि गांव में खाना खिलाना कितना महंगा पड़ जाएगा। देखो, मैं ये सब नहीं जानती, आखिर इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाओगे। देखो, तुम्हें ही तो लड़का चाहिए था ना, तो अब खाना खिलाना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए लड़का। एक काम करो, तुम लड़की ही पैदा कर दो, मुझे लड़का नहीं चाहिए। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, अगर लड़का हुआ और तुमने खाना नहीं खिलाया तो समझ जाना कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ तुम्हारी बातें हजम करके। मुझे तो तुम्हारी बातें हजम ही नहीं हो रही। तभी सेठ उसी पंडित से मिलने के लिए मंदिर जाता है। पंडित जी, आपने मेरी पत्नी को ये क्या बता दिया कि अगर लड़का हुआ तो मुझे गांव में खाना खिलाना पड़ेगा? बेटा, मैंने जो बताया वो सब समय के हिसाब से बताया। अभी तो समय बहुत खराब चल रहा है, इसीलिए मैंने जो कहा तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। पंडित जी, क्या आप मुझे कोई दवाई या जड़ी बूटी दे सकते हैं जिससे मेरी पत्नी को लड़के की जगह लड़की हो जाए? बेटा, ऐसी कोई दवाई या जड़ी बूटी नहीं होती। देखो, ये सब अब तुम भगवान पर छोड़ दो, ये सब तो उनकी ही मर्जी है। पंडित जी, मतलब आप भी मुझे छूना लगाकर ही मानेंगे? ये सब सुनते ही सेठ भी वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में लड़का ही पैदा होता है। तुम अंदर मत आना, तुम तब तक हमारे बेटे की शक्ल नहीं देख पाओगे जब तक किसी बावर्ची को बुलाकर गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर लेते। तुम अब भी उस पंडित की बातों पर विश्वास कर रही हो? वो सब तो बस झूठ बोलना जानते हैं। उसने जो भी कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे तो बस अपने बच्चे की चिंता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और किसी को लेकर आता हूँ जो सब चीजों का इंतजाम करे। तभी सेठ बाहर जाकर बावर्ची को ढूंढने लगता है। क्या सेठ आज घर के बाहर है? तुम्हें तो घर में लड़का होने की खुशी में नाचना चाहिए। देखो, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, तो तुम मेरा दिमाग और मत खराब करो। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी पहचान में कोई बावर्ची है जो सस्ते में अच्छा खाना बना सके? क्या सेठ, लड़का होने की खुशी में तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? भला तुम्हें खराब खाना बनाने वाला बावर्ची क्यों चाहिए? देखो, बस इतना बता दो कि मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो साफ साफ बता दो, मुझे आगे जाकर किसी और से पूछना है। ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? यहाँ से आगे जाओ, सीधा सीधा एक छोटी सी झोपड़ी दिखेगी। वो वहाँ सस्ते में जैसा खाना बोलोगे वैसा खाना बनाकर दे देगा। फिर तुम्हें अच्छा खाना बनवाना हो या पूरा अपना इंतजाम देखना हो, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। तभी सेठ आगे जाने लगता है और बावर्ची के घर पहुँच जाता है। तुम ही रुनझुन बावर्ची हो जो सस्ते में खाना बनाने का प्रोग्राम करता है? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो, क्या बनाना है और कितने लोगों का बनाना है? हर तरह का खाना मैं बना लेता हूँ। तो पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम लड़की हो या लड़का? तुम्हारा नाम तो लड़की वाला लगता है। तुम्हें मेरे नाम से काम है या मुझसे काम है? तुम बस मुझे काम बताओ कि क्या करना है। और रही बात मेरे नाम की, तो ये नाम मुझे मेरी दादी से मिला है। अच्छा तो सुनो, मेरे यहाँ कल सुबह सुबह आ जाना सारा खाना लेकर। और एक चीज का खास ध्यान रखना, खाने में नमक मिर्च बिल्कुल मत डालना। एकदम फीका खाना बनाना ताकि लोगों को पसंद ना आए। सेठ, तुम्हारे जैसा ग्राहक तो मेरे पास पहली बार आया है जो मुझे ऐसा खाना बनाने को कह रहा है। तुम सच में ऐसा फीका खाना ही बनवाना चाहते हो? सोच लो, फिर मुझे मत कहना। हाँ, मैंने सब सोच लिया है, तभी तो बता रहा हूँ। तुम बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और सब कुछ 5000 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है सेठ, मैं कल सुबह सारा खाना लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही रुनझुन सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। लो सेठ, जैसा आपने कहा था कि बिना नमक और मिर्च वाला खाना बनाना है, मैंने ठीक वैसा ही खाना बनाकर लाया हूँ। अब आप बताइए कि गांव वालों को खाना देना कब शुरू करना है?
हाँ, पहले मेरी बात सुनो। जैसे ही गांव वाले यहाँ आई तो सबको कहना कि पहले सेठ के लड़के का मुंह दिखाई होगा, उसके बाद ही सबको खाना मिलेगा। ठीक है सेठ, मैं समझ गया। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। कुछ समय बाद सब लोग वहाँ आ जाते हैं। सुनो सब लोग, अभी किसी को खाना नहीं मिलेगा। पहले तुम सब जाओ और सेठ के लड़के का मुंह दिखाई है वहां जाकर आओ, फिर उसके बाद ही सबको एक साथ खाना मिलेगा। कुछ समय बाद मुंह दिखाई के बाद उन लोगों में से एक आदमी खाना खाने बैठ जाता है और थोड़ी देर में उठकर गांव वालों से बात करने लगता है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये खाना खाने से अच्छा तो मैं अपने घर जाकर घास ही खा लूं। एकदम बेस्वाद खाना है ना, नमक न मिर्ची, कुछ भी नहीं। ये इतना बड़ा कंजूस है कि लगता है इसने पैसे बचाने के लिए खाने में कुछ डाला ही नहीं। सब गांव वाले ये सुनकर बिना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुंझुन सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ, ये सब तो खाना खाए बिना ही चले गए। अब भला मैं इस सारा खाने का क्या करूं? आपकी वजह से इतना सारा खाना बर्बाद हो गया। बर्बाद? ये तुमसे किसने कह दिया? अब तुम मेरी बात सुनो। ये सारा खाना तुम अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम टिफिन का बिजनेस करते हो। हाँ सेठ, एक डिब्बे का 50 रुपए लेता हूँ मैं। ठीक है, अब तुम ये सारा खाना मुझसे 30 रुपए में लेकर जाओ और घर जाकर इसमें नमक मिर्ची मिलाकर 50 रुपए में बेच देना, जिससे तुम्हारा भी 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। वाह सेठ, मान गए आपको। आपने मुंह दिखाई के 10,000 भी ले लिए लोगों से, और जो मुझे 5,000 देने थे वो भी ये खाना देकर बचा लिए। पापा, मान गए आपको। आप तो सच में बहुत बड़े कंजूस निकले। हाँ बेटा, आखिर इसीलिए तो मैं सेठ हूँ।